अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर के सिलेबस में बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी दारुल उमरा के अख्तियार व फ़राइज़ का जायज़ा लेते हैं। दारुल उमरा बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान बाला है। इब्तदा में पार्लियामेंट की हैसियत फ्यूडल कौंसिल की थी, जिससे रफ्ता रफ्ता इख्तियारात हासिल होते गए। दारुल अवाम के मुकाबले में दारुल उमरा तवील अरसे तक ज़्यादा बाख्तियार इदारा बना रहा। इसको दारुल अवाम पर बालादस्ती हासिल रही। जमहूरियत की नशोनुमा के साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की साख्त और इख्तियारात में रद्द बदल भी नागुज़ीर हो गया। लिहाजा मुख्तलिफ इंतखाबी इस्लाहात के तहत दारुल उमरा की हैसियत सानवी होती गई। अब पार्लियामेंट के हकीकी इख्तियारात का इस्तेमाल दारुल अवाम के ज़रिए होता है, जो अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। दारुल उमरा के इख्तियारात नहायत महदूद और मामूली हैं, जिसकी वजह से इस ऐवान को गैर ज़रूरी और बेसूद भी समझा जाता है। दारुल उमरा को जदीद तकाज़ों से लाताल्लुक़ ऐवान समझा जाता है, क्योंकि इसकी तंजीम और तश्कील इस तरह से होती है कि इसके अरकान जागीरदारी, मखसूस मफादात, चर्च और शाही हलकों के नुमाइंदे होते हैं, जिनकी रुकनीत या तो मौरूसी होती है या ताजदार के नामजद करदा होते हैं। दारुल उमरा के इख्तियारात व फ़राइज़ की तरफ हम आते हैं। दारुल उमरा के इख्तियारात व फ़राइज़ की नौइयत मुख्तलिफ अदवार में बदलती रही है। एक ज़माना था कि दारुल उमरा के इख्तियारात दारुल अवाम से कहीं ज़्यादा थे, फिर दोनों ऐवानों के इख्तियारात मसावी हो गए। लेकिन अब दारुल अवाम के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और दारुल उमरा का दर्जा दूसरे ऐवान की बजाय सानवी ऐवान का हो गया है। पार्लियामेंट के 1911 और 1949 के एक्ट ने दारुल उमरा की हैसियत को महदूद और मामूली बना दिया है। दारुल उमरा के इख्तियारात हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, कानून साजी के इख्तियारात। गुज़श्ता दौर में दारुल उमरा के पास कानून साजी के वसी इख्तियारात थे और कोई मुसव्वदा इसकी रजामंदी के बगैर मंजूर नहीं हो सकता था। लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में दारुल अवाम के मंजूर किए हुए मुसव्वदात को मुस्तरद करना शुरू कर दिया और दोनों ऐवानों में इख्तियारात के बारे में कशमकश शुरू हो गई। लिहाजा उस वक्त की लिबरल हुकूमत ने 1911 में एक एक्ट बनवाया, जिसकी रूह से दारुल उमरा के इख्तियारात महदूद होकर रह गए। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई मुसव्वदा दारुल अवाम के 3 मुसलसल इजलासों में मंजूर कर लिया जाता है, तो मुसव्वदा दारुल उमरा की रजामंदी के बगैर ही कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। तरीक़ाकार ये है कि मुसव्वदात को दारुल अवाम में मंजूरी के बाद दारुल उमरा में भेज दिया जाता है, जहाँ दारुल उमरा इसको 2 साल तक इल्तवा में रख सकता है। अगर दारुल उमरा ये मुसव्वदा दोबारा गौर के लिए दारुल अवाम को वापस भेजता है, तो दारुल अवाम इसकी दोबारा मंजूरी दे देता है, तो ये मुसव्वदा कानून बन जाता है। अगर दारुल उमरा इसे मुस्तरद कर देता है और दारुल अवाम इसको दोबारा मंजूर कर लेता है, तो भी ये कानून बन जाएगा। दूसरे नंबर पे अपना मालियात के बारे में दारुल उमरा के इख्तियारात। ऐसे मुसव्वदात जिनका ताल्लुक मालियात से है, सिर्फ दारुल अवाम ही में पेश किए जा सकते हैं, जबकि बाकी तमाम मुसव्वदात किसी भी ऐवान में पेश किए जा सकते हैं। तरीक़ाकार के मुताबिक एक ऐवान की मंजूरी के बाद मुसव्वदा दूसरे ऐवान में ज़ेर बहस आता है, लेकिन मालियात के बारे में दारुल उमरा के इख्तियारात ना होने के बराबर हैं। जब मालियाती मुसव्वदा दारुल अवाम में मंजूर हो जाता है, तो इसे मज़ीद गौर व गौस के लिए दारुल उमरा के पास भेज दिया जाता है। दारुल उमरा सिर्फ 1 माह की कलील मुद्दत में इसको मंजूर करने या मुस्तरद करने का पाबंद है। अगर मुसव्वदा मुस्तरद हो जाता है या मुस्तरद हुए बगैर दारुल अवाम में वापस कर दिया जाता है
اور دارالعوام اس کی دوبارہ منظوری دے دیتا ہے تو مسودہ کو پھر بھی دارالعمرہ کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دستوری روایات کے مطابق مسودہ دارالعمرہ کی رضامندی کے بغیر ہی قانون بن جاتا ہے۔ عدالتی فرائض۔ دارالعمرہ دنیا کی واحد مقننہ ہے جس کے سپرد عدالتی اختیار ہیں۔ جب کبھی دارالعمرہ عدالتی فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنا اجلاس شروع کرتا ہے تو اس میں صرف 9 امراء برائے قانونی امور اور لارڈ چانسلر شریک ہوتے ہیں۔ باقی ارکان کی شرکت پر قانونی طور پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ایک طرح کی رسم پڑ چکی ہے کہ غیر متعلقہ ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کچھ ابتدائی سماعت کے کیس بھی ہوتے ہیں جو براہ راست دارالعمرہ کے سامنے آتے ہیں۔ دارالعوام نے جن اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مواخذہ کی تحریک منظور کی ہو ان پر عائد کردہ الزامات کی سماعت دارالعمرہ کی عدالتی مجلس ہی کرتی ہے۔ بغاوت جیسے سنگین مقدمات، وزراء کی بدعنوانیاں اور دارالعمرہ کے ارکان پر عائد الزامات کے فیصلے بھی یہ ادارہ کرتا ہے۔ دارالعمرہ میں مختلف نوعیت کے مقدمات زیر سماعت آتے ہیں۔ دیوانی مقدمات میں تو دارالعمرہ ملک کی سب سے بڑی کورٹ آف اپیل ہے۔ البتہ فوجداری مقدمات صرف اس صورت میں اپیل کے لیے زیر سماعت آتے ہیں جب کسی نکتے کی وضاحت مقصود ہو اور اٹارنی جنرل اس ضرورت کی تصدیق کرے۔ عموماً بہت کم فوجداری کیس اپیل کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انتظامی اختیارات۔ دارالعمرہ کے پاس بڑے معمولی انتظامی اختیارات ہیں۔ کابینہ کے کچھ ارکان کا تعلق دارالعمرہ سے ہوتا ہے۔ نیز دارالعمرہ کا اسپیکر لارڈ چانسلر کابینہ میں سینئر وزیر ہوتا ہے، لہذا دارالعمرہ میں ایسے عہدیداروں کی موجودگی سے انتظامی اختیارات سے کچھ نہ کچھ بن ہی جاتا ہے۔ دارالعمرہ کے ارکان انتظامی پالیسیوں کو بھی زیر بحث لا سکتے ہیں۔ بہت سے پبلک عہدیدار، وزراء اور وزیر اعظم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دارالعمرہ کے رکن بن جاتے ہیں، جن کے وسیع انتظامی تجربہ اور مہارت کی بدولت دارالعمرہ میں بحث و تمہیز کا نہایت عمدہ معیار سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دیگر اختیارات بھی ہیں جو دارالعمرہ ادا کرتا ہے۔ مثلاً ایوان کی موروثی رکنیت پر اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو دارالعمرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص جائز۔ السلام علیکم۔